अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों। आपको अपने चैनल स्टोरी बुक 2.0 पर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि कहानी की हर नई किस्त आपको सबसे पहले मिल सके। ले लिए मज़े। घर के अंदर अभी दाखिल ही हुई थी कि अमरीन ने सायरा को देखते ही कहा, कौन से मज़े लेकर आ रही हो? नादरा की आवाज़ सुनकर तो तीनों एक बार ठिठक गए। अमरीन तो बोलने ही वाली थी कि बाजी, हमारे मजे तो आप वाले मजे के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन सायरा ने धीमे लहजे से कहा, बाजी स्कूटी चलाने में भी मजा आता है। बस वही बात हो रही थी। नादरा गहरी निगाहों से देखते हुए कपड़े धोने वाली मशीन की तरफ चली गई जहां समरीन कपड़े धो रही थी। किसी दिन पक्का मरवाएगी तो अमरीन की बच्ची। सायरा अमरीन को डांटते हुए अंदर ले गई। तमाम कामों से फारिग होकर बबली ऊपर ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। टेलीविजन पर कार्टून नेटवर्क चल रहा था और अभी तकरीबन 10 बजे थे। लुबना को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे शायद पहले से जानता हूँ, लेकिन वो तो कभी हमारे घर भी नहीं आई। दादा जान के इतने अच्छे दोस्त हैं मंसूर अंकल, और दादा जान भी उनके पास जाते रहते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि वो घर में अकेले होते हुए भी कभी हमारे घर नहीं आई? बबली हर बात पर गौर कर रहा था। लुबना की उन नीली आंखों को पता नहीं उसने कब देखा था, लेकिन वो उसको जानी पहचाने लग रही थी, जैसे उनको उसने पहले बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। छोटे, तू यहाँ बैठा है और नीचे तुझे दादाजान बुला रहे हैं। जुनेद ने उसको हिलाते हुए कहा, भाईजान आप कब आए और अब तो नहीं जाओगे ना बाहर? अपने तायाजाद भाई को इस टाइम घर अचानक देखकर वो खुश हो गया। अरे नहीं जा रहा कहीं। अभी 2 दिन से 4-5 शहरों में कैंप लगाए थे और मीटिंग्स थी। बस अभी ऊपर आया हूँ नहाने, फिर थोड़ा आराम करूंगा। शाम को दोनों बाहर चलेंगे। जुनेद की बात सुनकर बबली किसी नन्हे बच्चे की तरह चहक उठा। हाँ, और आज पूरी शाम मेरे साथ रहेंगे आप? अपने चचाजाद भाई की खुशी देखकर जुनेद भी मुस्कुराकर बोला, अरे तू एक बार बोल कर तो देख, हर शाम तेरे नाम। और जल्दी जा, कहीं ज्यादा देर हो गई तो फिर वफाकी वजीर यहाँ खुद आ जाएंगे। अपने दादा जान को दोनों कई बार इस नाम से आपस में बुलाते थे। हाँ दादा जान, कहिए क्या काम है? वो अगले ही लम्हे बैठक में खड़ा था। जहां दाखिल होने के बाद देखा तो मंसूर अंकल और रियाज अंकल भी साइड वाले सोफे पर बैठे थे। उसने अदब से उन्हें आदाब कहा। हाँ बेटा, वो ऐसा है कि आज रियाज साहब के घर छोटा सा प्रोग्राम है, तो मार्केट से कुछ सामान लेकर आना था। उन्होंने बात करते हुए अपने दोस्त की तरफ इशारा भी किया। खैर, मैं तो भूल गया कि ये बात किससे कर रहा हूँ। तुझे तो पता ही नहीं होगा कि कल फलक बेटी की शादी है, क्योंकि घर की बातों में कभी पहले बैठा हो तो पता होगा ना कौन आसपास रहता है या कहाँ क्या हो रहा है। थोड़ा तल्खी से बात की थी बशीर साहब ने, जो वो कभी करते नहीं थे। क्या बशीर साहब, अभी बच्चा है और आप समझाने के बजाय इसको इस तरह डांटने लगे। अच्छा सुनो बबली बेटा, वो बात यह है कि ना, शादी वाला घर है तो सब लोग काम में लगे हुए हैं, और जो काम नहीं करना चाहते वो सजने संवरने में। थोड़ा मुस्कुराते हुए रियाज साहब ने ये बात कही और आगे बोल, सारे काम तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन वो तेरी आपी फलक रियाज का एक लहंगा फिटिंग के लिए बड़ी मार्केट में दिया था। लहंगा हाउस वाले को उसने पैगाम भेजा है कि लहंगा तैयार है, ले जाओ। और उनके घर में भी कोई प्रोग्राम वगैरह है तो दुकान 12 बजे बंद कर देगा। और ये कुछ सामान लाना था वहीं मार्केट से, जो यहाँ नहीं मिला, लिहाजा अंकल ने बबली की तरफ एक छोटी सी पर्ची बढ़ाई। ये तो शायद लड़कियों का सामान है। बबली ने सरसरी नजर डाली उस पर्ची पर जिसमें फेशियल क्रीम वगैरह लिखा था। इसलिए तो तुम्हारे साथ लुबना को भेज रहा हूँ, पर खुरदार, और उसने भी रात को फंक्शन में पहनने के लिए कुछ लेना है। अकेले इतनी बड़ी मार्केट तो वो जाने से रही। ये रोबदार आवाज मंसूर अंकल की थी। ये बेटा, पैसे पकड़, बाकी पैसे और पर्ची घर आने के बाद अपनी आंटी को दे देना। रियाज अंकल ने 1-1 हज़ार के 20 नोट उसे थमा दिए। तो सुलिये में फंक्शन में जाएगा क्या? बशीर साहब ने थोड़ा नरमी से पूछा। वो दादा जान, फंक्शन तो रात का है, मैं जुनेद भाई के साथ जाकर ले आऊंगा। कुछ बबली ने इतना कहा तो अब दादा जान उठ खड़े हुए। बेटा, दुनिया में ट्राउजर के अलावा भी और कपड़े होते हैं, और मार्केट जा रहे हो तो कम से कम खुद की नहीं लेकिन अपने दादा की तो पर्सनैलिटी की इज्जत रख। अपने दोस्तों की तरफ मुंह मोड़कर हंसे
और तकिए के नीचे से 3,000 निकालकर उसको थमा दिए। पहले ऊपर जा, जीन्स और कोई अच्छी सी शर्ट पहन, और जुनेद के साथ नहीं, अभी इसी वक्त अपनी मर्जी से कपड़े लेना, वहीं पहनकर देख कर लेना, और पैसे कम पड़े तो रियाज साहब के पैसों से ले लेना, मैं दे दूंगा उनको। उनकी बात सुनकर पैसे जेब में डालकर वो पलटा ही था कि दोबारा आवाज आई, कुछ भूल रहे हो, तैयार होने के बाद घर से लुबना को लेकर जाना है। मंसूर अंकल ने दोबारा फिर से याद दिलाया उसको, क्योंकि इतनी बातों के बीच वो ये सब भूल गया था। भाई, दादा जान मुझे मार्केट भेज रहे हैं और तैयार होकर जाने का बोल रहे हैं। लाचारी से उसने ऊपर आने के बाद जुनेद की तरफ देखा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबको पता है कि दिन में तू 3 बार ट्राउजर बदल कर ट्राउजर ही पहन लेता है। तुझे नए साल पर जो जीन्स की पैंट लेकर दी थी, उसको कभी खोला भी है तूने, या फिर कोई शर्ट पहनी है? वो सोफे से उठ गया और बबली की अलमारी खोलकर अंदर उसके कपड़े देखने लगा। अंदर पाइप पर 8 से 9 शर्टें इस्त्री की हुई जाने कब से लटकी हुई थी। 4 जीन्स की पैंट भी मौजूद थी वहां, जिनमें से 2 के ऊपर अभी भी प्राइस टैग वाली पट्टी चिपकी हुई थी। नीचे हर तरफ सिर्फ टी शर्ट्स और ट्राउजर का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, चल ये पहने हुए कपड़े उतार, और जो दे रहा हूं वो पहन। जुनेद ने पहले एक साफ बुनियान उठाई जो बबली ने टी शर्ट उतारकर पहन ली, फिर एक सफेद लेकिन कड़कदार प्रेस की हुई शर्ट, जिसके साथ उसने हल्के नीले रंग की जीन्स की पैंट उसको दी। बबली बस चुपचाप पहन रहा था। इधर आ यार, तू सच में ही बच्चा है। जुनेद ने बबली की शर्ट जो वो पैंट के अंदर डालने लगा था वही पकड़ ली। ये कोई फॉर्मल ऑफिस शर्ट नहीं है, बाहर रख इसको, देख नहीं रहा, सिर्फ बेल्ट की पट्टी से 1 इंच ही नीचे है। और ये जूते अंदर रख, और अपने सफेद वाले जोगर डब्बे से बाहर निकाल। सालगिरह का तोहफा अभी तक डब्बे में ही रखा है। बबली जब जूते पहन रहा था तो जुनेद बाथरूम से थोड़ा पानी नहाने के मग्गे में लेकर आया। अपने हाथ में थोड़ा पानी लेकर उसने अच्छी तरह से उसको घुंघरेलू बालों को गीला किया और फिर थोड़ा खुशबू वाला तेल लगाया। उसके बाल अब अच्छे दिख रहे थे। चल अब थोड़ा खुद को आईने में देख ले एक बार, उसने हंसते हुए कहा, और अलमारी का दरवाजा बंद किया जिसके बाहर की तरफ तकरीबन 4 फीट का शीशा लगा हुआ था। मेरा तो हुलिया ही बदल दिया भाई आपने। बबली ने भी कभी खुद को ऐसा नहीं पाया था जैसे वो आज दिख रहा था। गोरा सख्त चेहरा, चौड़े कंधों पर फिटिंग वाली सफेद शर्ट, टांगों के ऊपर हल्की टाइट जीन्स की पैंट, और दोनों से मुनफरद दिखने वाली उसके जूते। वो संडे मैगजीन में कपड़ों की नुमाइश करते हुए किसी मॉडल जैसा लग रहा था। थैंक यू भाई, आपने इस रूप से खुश होकर उसने अपने तायाजाद भाई को गले ही लगा लिया। बस कर यार, तेरी शर्ट पर सिलवटें पड़ जाएंगी। चल जा और अपना ख्याल रखना। रियाज साहब और दादा जान के दिए हुए पैसे अपनी जेब में डालने के बाद बबली ने अपना बटुआ भी पिछली जेब में डाल लिया था। थोड़े और पैसे उसने बटुए में भर लिए थे। तकरीबन 2 मिनट बाद अब वो मंसूर साहब के गेट पर खड़ा था। स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर घंटी बजाई। जी कहिए, ये मासी इरशाद थी, घर की काम वाली। वो लुबना जी को बोलना के बबली आया है। पैगाम लेकर मासी इरशाद अंदर गई और वापस आते ही दरवाजा खोलकर बोली, वो आप अंदर बैठ जाएं, बाजी को 2 मिनट लगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए, बबली मना करना चाहता था लेकिन कुछ सोचता अंदर चल दिया। ड्राइंग रूम काफी अच्छा सजा हुआ था। सोफे पर बैठा तो इरशाद मासी ट्रे में पानी का गिलास लेकर खड़ी हो गई। जी शुक्रिया, मैं सीधा घर से आया हूँ, यही चंद घर छोड़कर मेरा घर है। इरशाद मासी ने एक बार बबली को गौर से देखा और गिलास लेकर चली गई। 5 मिनट बाद ही दरवाजा खुला और अपने बालों को एक रबड़ से बांधते हुए लुबना बाहर निकली। वाह, बबली के दिल ने सिर्फ इतना ही कहा। सफेद और काली पट्टी वाली शर्ट और गहरे नीले रंग की जींस की पैंट पहने हुए वो बबली को देखकर बोली, तो चलें जनाब, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, चलो बबली। बस उसके शहर में ही खोया सा लुबना के पीछे चल दिया। गैलरी में पहुंचकर लुबना अचानक से रुकी, शायद कुछ भूल गई थी और पलट गई। अचानक पलटने से सीधा बबली के सीने से टकराई, जो अभी भी खोया हुआ सा ही चल रहा था। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? वो मेरा ध्यान नहीं था। बबली हड़बड़ा सा गया, लेकिन लुबना बिना कुछ बोले अंदर चली गई। बबली अब पुरसुकून सा स्कूटर को स्टैंड से उतार कर स्टार्ट किए हुए था। वो एक लड़कियों वाला हैंडबैग अपने दाएं कंधे पर डालकर बाहर आ गई। स्कूटर पर लुबना कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। दोनों हाथ उसने अपनी गोद में रखे हुए थे। ऐसे ही चुपचाप दोनों मेन रोड तक आ गए। आज चुप का रोजा रखा हुआ है क्या? लुबना ने पहली बार उसकी पुष्ट को छुआ था। नहीं,
वो कुछ देर पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अनजाने में सब हुआ, वो बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन आइंदा टक्कर देखकर मारना, बिल्कुल पत्थर हो। फिर आगे बोली, वैसे अच्छे लग रहे हो आज, कोई खास दिन है क्या? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मार्केट आ रहे थे तो दादा जान ने बोला कि तैयार होकर जाओ। बबली ने धीमे लहजे से कहा। उसके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन शायद झिझक रहा था। उस वक्त वो ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। स्कूटर अच्छा चला लेते हो तो स्टेडियम साइकिल से क्यों जाते हो? लुबना शायद बबली की इस झिझक को समझ गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि दोनों बातें करें। दादा जान ने कहा है कि साइकिल से जाना ठीक रहेगा, वो वर्जिश भी हो जाती है इसलिए। बबली ने फिर से छोटा सा जवाब दिया। क्या सोच रहे हो? देखो, अगर तुम मुझे दोस्त या कुछ समझते हो तो बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, लेकिन लगता है कि शायद वहम हो। लुबना ने अब अपना हाथ पीछे से उसके कंधे पर रखा। तुम मुझसे बात कर सकते हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बबली का सवाल लुबना के दिमाग के साथ साथ दिल पर भी किसी सुई की तरह चुभ गया। देखा ना, मैंने कहा था कि ये मेरा वहम है, लेकिन क्या करूं? पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी आंखें मैं पहले भी बहुत बार देख चुका हूं, बहुत करीब से, लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा। शायद किसी और की होंगी, या फिर कोई ख्वाब भी हो सकता है। बबली अब रवानी से अपनी बात बोलता रहा। सॉरी, वो बस ऐसे ही कह दिया। मैं तो तकरीबन 8 साल से हॉस्टल में था, और फिर घर भी साल में एक बार आता था। तुम भी अभी आई हो यहाँ, तो ये मेरा वहम है। मेरे वहम से ज्यादा कुछ नहीं है। बबली ये बात कहकर चुप सा हो गया, और उधर दोनों बड़े बाजार में आ गए थे। ये काफी ज्यादा बड़ी मार्केट थी, जहाँ करीब के 2-3 शहरों के बाशिंदे खरीदारी करने आते थे। हर तरह का सामान यहाँ मिलता था, कपड़े, ज्वेलरी, घर का सामान, ऑफिस का सामान, खाने पीने की कई दुकानें और होटल भी थे। कहीं बड़ी बड़ी दुकानें तो कहीं रेडी पर अशिया मौजूद थी। अंदर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था, तो बबली ने करीब पहुंचते ही स्कूटर को वहीं गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाए एक प्लाट पर खड़ा किया, और वापस बाहर लुबना के पास आ गया था। लुबना चुप थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर फिक्रमंदी नहीं थी। ये दुकान पूछ लें, किसी से थोड़ा ही टाइम है, नहीं तो बंद हो जाएगी। बबली ने फिर एक बार कोशिश की लुबना से बात करने की। उसकी खामोशी बबली को बुरी लग रही थी। ठीक है, पास में ही एक ठेले वाले से उसने पूछा, भाई, ये लहंगा हाउस किधर है? इसी सड़क पर सीधा चले जाओ, सामने चौरंगी के दाएं तरफ 2 मंजिला दुकान है, दिख जाएगी वहीं से। वो आदमी जो चना चाट बेच रहा था बोला, शुक्रिया भाई। ये बोलकर दोनों ठेले वाले के बताए हुए रास्ते की तरफ चलने लगे। फुटपाथ पर चलते हुए लुबना नीचे देखते हुए चल रही थी, और बबली कभी उसको तो कभी सामने देखता। हफ्ते का दिन था, तो भीड़ भी बहुत थी। हर जगह कहीं बाहर लोग सामान बेच रहे थे, और कहीं दुकानों पर सस्ते दाम के चार्ट चिपके हुए थे। चौरंगी को पार करते वक्त भी लुबना का ध्यान नीचे ही था। बबली सड़क को तेजी से पार करने के चक्कर में थोड़ा आगे हुआ तो अचानक पीछे मुड़ा। पता नहीं कहां से एक गाय उसकी तरफ ही भागती आ रही थी। बबली ने तेजी से लुबना की तरफ बढ़कर उसको अपनी तरफ खींचा, और इतनी ही देर में गाय उसके पीठ के पीछे से निकल गई। मेरी बात से नाराज हो तो मत बात करो, लेकिन सड़क पर नजर तो रख लो। अभी कुछ हो जाता तो मैं मंसूर अंकल को क्या जवाब देता? उसने पहली बार सख्ती से किसी से बात की थी। यहाँ लुबना उसके सीने से जा लगी थी। दोनों वापस अलग होकर चल दिए। इस बार बबली आगे चल रहा था, लेकिन उसने लुबना का हाथ इस तरह थाम रखा था कि जैसे कोई बाप अपनी जिद्दी औलाद को उस दुकान से दूर ले जा रहा हो जहाँ खिलौने रखे हों। वो कभी बबली की तरफ देखती तो कभी आसपास किसी को उनकी परवाह नहीं थी, और ऐसे ही चलते हुए वो उस दुकान पर आ गए जहाँ बबली ने हाथ छोड़ दिया था। और शायद लुबना को ये अच्छा नहीं लगा। जी कहिए, दुकान काफी बड़ी थी, लेकिन उस वक्त वहां सिर्फ 2 ही अफराद थे। एक लड़का जो अंदर सामान पैक कर रहा था, और एक ये अंकल जो कैश काउंटर पर बैठे पैसे गिन रहे थे। जी, मुझे रियाज अंकल ने भेजा है। इतना ही कहा था कि सामने वाले ने एक बड़ा सा बैग बबली की तरह बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, ये लो बेटा, जैसा कहा था सब वैसा ही कर दिया है। जी शुक्रिया। और पैसे कितने हुए? बबली ने जब पूछा तो उन्होंने बैग पर लगी पर्ची पर निगाह डाली। बेटा 7,200 हुए। ये एक्स्ट्रा काम था, लहंगे की कीमत पहले ही रियाज साहब दे चुके हैं। बबली ने जेब से पैसे निकालकर उनको दिए, और बाकी वैसे ही वापस रबड़ से बंद करके जेब में रख लिए। फिर लुबना की तरफ देखकर शीशे के दरवाजे को खोला। दोनों बैग लेकर बाहर आ गए। तुम्हें भी कुछ लेना था ना?
तुम्हारे दादाजान ने बताया था। बबली की बात सुनकर लुबना ने उसकी तरफ देखा तो बबली को उसकी वो आंखें अब किसी हीरे से चमकती दिखीं, शायद सूरज की रोशनी से। हाँ, वो मुझे भी कुछ कपड़े लेने हैं, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं मार्केट में कि कहाँ से अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। लुबना की बात सुनकर बबली ने उसको रोकने का इशारा किया और वापस उस दुकान में घुस गया जिससे लहंगा लिया था। अब वहां वो लड़का था जो पहले अंदर की तरफ था। भाई, यहाँ लड़कियों के अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं शादी वगैरह पर पहनने के लिए? भाई, मिल तो यहाँ भी जाते हैं, लेकिन अभी दुकान बंद करनी है। लेकिन वहां सामने नीलम कश्मीर होटल है, उसके साथ जो गली अंदर जा रही है वो सिर्फ लेडीज के कपड़े और सामान की दुकानों से भरी है। हर तरह का कपड़ा वहां मिल जाएगा, और नाप वगैरह का मसला हो तो ज्यादातर दुकानों में दर्जी भी बैठे हैं। इतना कहकर उसने चाबियों का गुच्छा उठाते हुए ही अंदर से दरवाजा खोला और दोनों बाहर आ गए। शुक्रिया भाई। फिर से अब दोनों चल पड़े आगे, बबली और उससे एक कदम पीछे लुबना। अब ध्यान से पार करना। बबली ने यह बात कही तो लुबना, जो अब तक चुप थी, बोली, मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? बबली ने उसकी बात सुनी और दोबारा गली में घुसते हुए ही बोला, उस वक्त तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं क्या करता, क्योंकि मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता। मतलब, अगर मुझे चोट लग जाती तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लुबना की बात सुनकर बबली के पांव वहीं रुक गए। मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, बस इतना कहूंगा। और फिर अपनी पुरानी बात दोहराई, बताओ, क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, तुम्हें जानती हूँ, तभी तो यहाँ आ गई तुम्हारे साथ। लुबना इतना बोलकर एक बड़ी सी दुकान में चली गई जहाँ बड़े से शीशे के अंदर लगी कई खूबसूरत सूट देख रहे थे। बबली भी पीछे पीछे हो लिया। अंदर से तो ये दुकान और भी बड़ी थी। तकरीबन 5 काउंटर थे यहाँ पर। भीड़ भी ठीक ठाक ही थी। बबली गौर से हर तरफ देखने लगा। भाई, वो डमी पर लगा ब्लैक वाला सूट मिल जाएगा? लुबना शायद उस सूट को देखकर ही अंदर आई थी। था भी वो बेहद ही उम्दा काम वाला। जी मैडम मौजूद है, मगर हमारी मैडम इसको आपके हिसाब से सेट करेगी, और ये काफी पॉपुलर है आजकल। दुकानदार ने और भी बहुत तारीफ की उस सूट की, जिसमें रेशमी कपड़े पर कांच की कारीगरी की हुई थी। आप कितना वक्त लेंगे इसको तैयार करवाने में? हमें थोड़ी जल्दी है। बिना दाम पूछे ही लुबना किसी छोटी बच्ची की तरह बार बार उसको देख रही थी। जी, आप नाप दीजिए, हमारी मैडम उसको 2 घंटे में ही तैयार कर देंगी। शलवार सिर्फ चूड़ीदार ही तैयार होगी, मैं ये पहले ही बता देता हूँ। पूरा सूट 6300 का होगा, जिसमें हम 300 ही सिर्फ सिलाई के लेंगे। दुकानदार ने एक ही बार में अपनी बात कह दी। लुबना ने बबली की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या करें जी। भाई, आप सूट तैयार कीजिए, अभी 12 बजने वाले हैं, हम 2 बजे आकर ले जाएंगे। बबली ने ही लुबना की जगह जवाब दिया तो लुबना नीचे देखकर मुस्कुराने लगी। बबली ने पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला तो लुबना हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन जल्दी से ही उसने अपनी हैंडबैग से 500 के 13 नोट दुकानदार के सामने रख दिए। दुकानदार भी दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। बबली ने शर्मिंदा होते हुए बटुआ वापस पिछली जेब में रख लिया। मैडम, ये सूट थोड़ा जल्दी तैयार करना है, पहले आकर यहाँ नाप ले लो। दुकानदार ने आवाज लगाई तो चश्मा पहने एक औरत अंदर बने एक कमरे से बाहर निकलकर काउंटर की तरफ आई। उसके हाथ में एक पेंसिल और फीता था। आए, आप मेरे साथ चलिए, और छोटू, जो सूट उन्होंने पसंद किया है उसका नया पीस अंदर भिजवा दो। उन्होंने इतना कहा तो लुबना अंदर चली गई और एक लड़का पीछे के काउंटर से सूट निकालने लगा। चलो, यहाँ से तो फारिग हो गए, बस अभी एक और ड्रेस लेना है। लुबना ने न जाने कैसे काउंटर पर आते ही बबली का बाजू थाम लिया और उसको लेकर बाहर चल दी। बबली हैरान सा बाहर आ गया। वहां तुम पैसे क्यों दे रहे थे? उसने अब मुस्कुराकर पूछा तो बबली से जवाब देना मुश्किल सा बन गया। बस एक शर्मीली सी मुस्कान के साथ सर झुका लिया। दादाजान ने मुझे पहले ही काफी पैसे देकर भेजा है, और तुम तो मुझे कुछ समझते नहीं। फिर तुम्हारे पैसे तो मैं वैसे भी नहीं लेने वाली थी। थोड़ा प्यार से किया तंज काम कर गया। क्यों, मेरे पैसे नकली हैं क्या? और तुम्हारे पास पैसे नहीं भी होते तो भी मैं बिना बोले देने वाला था। मुझे भी सूट पसंद आया था, और जिस तरह तुम उसको देख रही थी, मेरे दिल ने कहा कि मैं खुद ही तुम्हें दिलवा दूं। एक बार फिर से गड़बड़ कर दी थी बबली ने। यही तो खामी थी उसकी, कि जुमलों में नाप तोल नहीं रख पाता था। चलो, मुझे कल के लिए भी एक ड्रेस लेना है। ये कहकर वो उसको लेकर दुकानों के बाहर लगे स्टॉल से ही कपड़े देखने लगी। कहीं एक लम्हे के लिए रुकती, फिर चल देती। बबली भी घर से बाहर आज पहली बार इस तरह घूम रहा था। उसको भी अच्छा लग रहा था।
इस तरह लुबना के साथ घूमना। यहाँ चलो मेरे साथ। बबली ने देखा तो एक बहुत ही शानदार और बड़ी सी दुकान थी, पहले वाली से 3 गुना बड़ी और बहुत चमक दमक वाली। दोनों अंदर गए तो दुकान की पूरी छत पर बहुत सी लाइटें लगी हुई थी। हर तरफ एक से बढ़कर एक सूट लटके हुए थे। बबली के मुंह से बस इतना ही निकला, वाह! कहीं शादी के जोड़े तो कहीं साड़ियां और रेशमी सूट, खूबसूरत लहंगे और लंबे स्कर्ट भी वहां लटके हुए थे। सही जगह है ना ये? अब तुम बताओ मुझे क्या लेना चाहिए? लुबना बबली से कह रही थी और बबली एक लहंगे को घूर रहा था। वो हमारे काम का नहीं है, उसको दुल्हनें पहनती हैं। लुबना की बात सुनकर बबली बगलें झांकने लगा। एक डम्मी को लाल चूड़ियां, घूंघट, ब्लाउज और लहंगा पहनाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत था वो सेट, लेकिन बबली को ये सब नहीं पता था। अच्छा, ये देखो, ये कैसा ड्रेस है? लुबना ने उसका ध्यान एक ड्रेस की तरफ किया। ये एक नीले फूलों वाली शर्ट और घुटनों से थोड़ी नीचे तक की लाल स्कर्ट थी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार इसको देखो। बबली ने काउंटर के पीछे लटके हुए एक हल्के गुलाबी लहंगे की तरफ इशारा किया, जिस पर सुनहरी और चांदी के रंग की कारीगरी की गई थी। ये कोई ज्यादा चमक वाला लहंगा नहीं था, जैसा कि आमतौर पर दिखाई देता है। उससे से काउंटर पर खड़े नौजवान ने बबली की बात सुनकर कहा, हमारे पास इसमें 2 और भी रंग हैं। इधर आए, मैं दिखाता हूँ आपको। दोनों उस काउंटर की तरफ चल दिए, जहाँ वो नौजवान काउंटर के नीचे से लहंगे निकाल रहा था। ये देखिए भाई, ये रंग भी तो थोड़ा अलग है और आंखों में चुभता भी नहीं। उसने एक मेहरून रंग का लहंगा दिखाया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा दीवार पर लगा था, और फिर दूसरा दिखाया जो हल्का नारंगी और लाल था। बबली ने दोनों को मना कर दिया, एक बार वहीं उतार दीजिए। बबली ने जब कहा तो उस नौजवान ने एक गोल लकड़ी की मदद से लहंगा नीचे उतार दिया। उसको लगाकर देखो थोड़ा खुद पर। बबली के बोलते ही लुबना ने हैंडबैग काउंटर पर रखा और लहंगा अपने दोनों हाथों में पकड़कर खुद से लगाया। काउंटर वाले लड़के ने उसके साथ की तारों से बनी हुई गुलाबी किनारों की चुनरी बबली की तरफ की, तो बबली ने नासमझी से वो लुबना के सर पर रख दी। हा हा हा, इसको गले में लेते हैं, यहाँ सर पर नहीं लगता है। अभी भी तुम्हारा ध्यान उस दुल्हन की ड्रेस में ही है। इसकी हरकत देखकर आसपास खड़े 3-4 लोग और वो काउंटर पर खड़ा लड़का भी मुस्कुरा दिया। मैं कोई लड़की तो नहीं जो मुझे मालूम होगा, बबली ने सफाई पेश करी। फिर काउंटर की तरफ सर घुमाकर दाम पूछा, ये सेट कितने का है भाई? और क्या इसको फिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो लाजमी पड़ेगी भाई। ब्लाउज को नाप के हिसाब से तैयार करना है और लहंगे की लंबाई भी पहनने वाले के हिसाब से करनी पड़ती है। इसमें 2 दिन का टाइम लगेगा, और जैसे कि अभी ये ऑफ टाइम है तो उसकी कीमत भी 50% कम है। अभी ये 11,000 का पड़ेगा तैयार करने के साथ। क्या हमें ये कल मिल सकता है? लुबना ने पर्स से पैसे निकालते हुए कहा, और ग्राहक को तैयार देखकर वो नौजवान बोला, आप 1 मिनट रुकें। इतना बोलकर वो कैश काउंटर की तरफ गया और इधर एक लड़का ट्रे में 2 गिलास पानी लेकर उन दोनों के पास आया। पानी पीने के बाद दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया। जी मैडम, ये कल 3 बजे तक आपको मिल जाएगा। आप एडवांस काउंटर पर जमा करवा दीजिए, और अगर कोई और ये लेने आए तो उनको ये पर्ची जरूर साथ दीजिएगा। पूरे पैसे जमा करवा कर एक रसीद लेकर दोनों चल दिए वापस, जिस तरफ से आए थे। मुझे अभी कुछ और भी लेना है। तुमने वो ड्रेस दिलवाई है तो अब उसकी मैचिंग की मेरे पास कोई चूड़ियां या पायल तो है नहीं। बबली लुबना की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसके बाद तो कुछ नहीं लेना। उसने लुबना को थोड़ा मजाक में ये बात कही तो लुबना सोचने के अंदाज में बोली, हाँ सही कहा, मुझे अब कुछ और भी लेना पड़ेगा। दोनों चल रहे थे तो एक दुकान के बाहर लड़कियों का रश और चूड़ियों का बोर्ड लगा था। उस बड़ी दुकान में अच्छी खासी भीड़ थी और ज्यादातर कॉलेज जाने वाली लड़कियां अपनी माओ के साथ थी और कुछ सहेलियों के साथ। एक काउंटर पर बबली ने ही कहा, चूड़ियां और पायल दिखा दीजिए। काउंटर पर खड़ी वो लड़की तकरीबन 22 से 23 साल की थी। उसने दोनों को देखा और कहा, आपको किस तरह की चूड़ियां चाहिए? एक तो ब्लैक सूट के साथ मैचिंग की और एक गुलाबी लहंगे के साथ, लुबना ने जवाब दिया। उनके साथ वाले काउंटर पर भी एक लड़की फारिग खड़ी थी, तो उसको देखकर बबली ने अपने जेब से रियाज अंकल की दी हुई पर्ची निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये सामान यहाँ मिल जाएगा? लड़की ने सरसरी निगाह डाली और हाँ में गर्दन हिलाकर वो पर्ची ले ली। आप इतनी देर तक चूड़ियां पसंद कीजिए, तब तक मैं ये सामान निकालती हूँ। बबली थोड़ा मायूस होकर वापस पहले वाली लड़की की तरफ देखने लगा। लुबना अलग अलग तरह की चूड़ियां देख रही थी कि बबली बीच में बोल पड़ा, क्या आप काली और सफेद चूड़ियों का सेट दिखा सकती हैं? हंसकर उस लड़की ने हाँ कहा और जल्दी से 12-12 चूड़ियों के 2 सेट तैयार करके उनके सामने रख दिए। 2 सफेद
तो काले के हिसाब से वो बने थे। कमाल है यार, तुमने तो प्रॉब्लम एक चुटकी में हल कर दी। लुबना खुशी से बोली, वो सूट भी कुछ ऐसा ही था, तो मुझे लगा कि ये सही रहेंगी। ठीक है, आप उन्हें पैक कर दीजिए, और कोई गोल्डन गुलाबी रंग की चूड़ियों का सेट हो तो वो भी दिखा दीजिए। इतना बोलकर वो आसपास देखने लगी। लीजिए, ये थोड़ी भारी हैं और लहंगे के साथ ठीक रहेंगी। दोनों हाथों में छे छे ठीक रहेंगी। लड़की अपने काम में माहिर थी। बबली को भी वो पसंद आई। एक जोड़ी पायल भी दिखा दीजिए। बिना ही लुबना की तरफ देखे उसने अगला हुक्म दिया, जिसे सुनकर लड़की काउंटर से निकलकर अंदर चली गई। अब लुबना ने कहा, मैंने तो बस वैसे ही बोला था पायल के लिए। सजना तो मुकम्मल ही अच्छा लगता है। कुछ भी कम हो जाए तो वो अधूरापन एक कमी का एहसास करवा ही देता है। गलत तो नहीं कहा? बबली अपनी बात पर बस जिद था। देखिए मैडम, ये सिंगल लाइन की छोटी घुंघरू वाली पायल है। एक ये है जो थोड़ी चौड़ी पट्टी की है और नीचे घुंघरू है, और एक ये वाली है जिसके नीचे चेन का डिजाइन है। जैसे ही उस लड़की ने वो सब पायलें शीशे के काउंटर पर रखी, बबली ने छोटे छोटे घुंघरू लगी वो पायल उठा ली। ये वाली पैक कर दीजिए,